नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ललिता कुमारी जजमेंट के आधार पर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैलेंज की गई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट आया है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब ललिता कुमारी के जजमेंट को अगर हम नहीं जानते तो फिर मुझे लगता है जुडिशियल सिस्टम में कुछ नहीं जानते, खास तौर से क्रिमिनल में, क्योंकि ललिता कुमारी का जजमेंट 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कुछ साइटेशन उसको 2014 के हिसाब से भी कोर्ट करेंगे। और ललिता कुमारी के जजमेंट से पहले बड़ी कैओटिक सिचुएशन थी। कैओटिक सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी कि जब हम थाने में जाते हैं और कहते हैं एफआईआर लिखो तो थानेदार एफआईआर नहीं लिखता। हम थानेदार को एफआईआर लिखने के लिए कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे लिखो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा लिखो। थानेदार एफआईआर लिखता नहीं है। फिर हम मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं या फिर हम आला अधिकारियों के पास जाते हैं, कमिश्नर को, कप्तान को लिखते हैं। कप्तान को लिखने के 7 दिन बाद तब हम ऑनरेबल कोर्ट में जाते हैं और ऑनरेबल कोर्ट से ये कहते हैं कि आप आदेश दीजिए नीचे थानेदार को कि वो एफआईआर दर्ज करे और मेरे विषय में जांच करे। ऑनरेबल कोर्ट में भी वो कई दिन लटका रहता था और फिर कोर्ट उस पर आदेश देता था कि इस पर एफआईआर लिखी जाए। एफआईआर लिखने के बाद भी फिर स्टेटस लिखने से पहले स्टेटस रिपोर्ट और ये लंबा चल जाता था। ललिता कुमारी का जजमेंट एक ऐसा जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच ने यह कहा, क्योंकि उससे पहले कई एक ऐसे जजमेंट आ चुके थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की जाती है, सपोज इसको ऐसे समझना चाहिए, सपोज कोई व्यक्ति क्राइम करके आता है या क्राइम की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आता है, अब या फिर उसके पास वो एवं ही आ जाता है, फर्जी एक मुकदमा लिखवाने के लिए आ जाता है, फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए आते हैं या थाने में कोई पहुंचता है, तो थाने में पहुंचते समय थाने में या बीएनएसएस में आज की या फिर उस समय की सीआरपीसी में ये प्रावधान था कि 2 स्टेप इकट्ठे लिए जाएंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर एक तो पार्टी जाएगी घटना स्थल पर, दूसरा आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है, यानी कि मैजिस्ट्रेट लेवल के किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या कप्तान को खबर जाएगी कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है और एक टीम सीधी घटना स्थल पर जाएगी। ये सीआरपीसी में प्रावधान था। एफआईआर दर्ज करके जाएगी ऐसा नहीं था। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तभी वो घटना स्थल पर जाएगी, तभी आला अधिकारियों को खबर दी जाएगी, ऐसा नहीं था। तो उसका कारण ये था कि प्राइमा फेसाई सबसे पहले घटना स्थल पर जाकर ये देखा जाए कि ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जो सज्जन ये एप्लीकेशन लेकर आए हैं, तहरीर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए, एफआईआर दर्ज होने का मतलब था कि उस पर क्लोजर रिपोर्ट, उस पर डिस्चार्ज करना पड़ेगा या फिर उस पर एफआईआर लगानी पड़ेगी और नहीं तो चार्जशीट बनानी पड़ेगी और पूरा उसका कागज तैयार करना पड़ेगा, रोज नामचा तैयार करना पड़ेगा, आपने क्या क्या किया। यानी कि अगर कोई घटना ना हुई और फिर भी एफआईआर दर्ज हो गई तो एक लंबी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है, उसके बाद एफआईआर उस पर लगेगी। और अगर घटना हुई है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना लाजिम है। इन्वेस्टिगेशन भी 2 तरह की घटनाओं में, 2 तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना न्यायालय की अनुमति के वो कर सकता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो केवल लिखकर कोर्ट को पहुंचा सकता है। इफ द कोर्ट विल मेक एन ऑर्डर, अगर कोर्ट उस पर ऑर्डर देता है तो ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर कोर्ट उस पर ऑर्डर नहीं देता तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की कहीं परिभाषा नहीं है। वो केवल सीआरपीसी में या बीएनएसएस में एक शेड्यूल लगा हुआ है, वो शेड्यूल उस धारा के आगे लिखता है कि ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है। कॉग्निजेबल की परिभाषा जो बीएनएसएस में दे रखी है वो ये है, जिन मामलों में पुलिस को बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और इन्वेस्टिगेशन स्वतः करने का अधिकार होता है, वो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की परिभाषा नहीं है। तो कॉग्निजेबल अगर पहले से बता रखा है बीएनएसएस ने या फिर सीआरपीसी ने, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में क्या एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। अब ये पहले से एनोमलियां बहुत सारी थी, तब ललिता कुमारी के जजमेंट आया 2013 में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच बैठी। 5 जजेस की बेंच ने ललिता कुमारी में साफ तौर से कहा, हालांकि इससे पहले
स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 में एक जजमेंट आ चुका था। रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2006 में एक जजमेंट आ चुका था, जिसमें यह कहा गया था कि सीआरपीसी में मैंडेटरी है कि आप पहले एफआईआर दर्ज करेंगे अगर कोई याची आपके पास आया है। हालांकि 2008 में ललिता कुमारी के पिता ने ये पिटीशन फाइल की थी और ये कहा था कि उनकी लड़की का अपहरण हो गया है, पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। मामला गंभीर था, माइनर लड़की थी। तो 5 जजेस की बेंच बैठी और 5 जजेस की बेंच ने इस विषय पर सुनवाई शुरू करी। 5 जजेस की बेंच ने इसमें यह कहा कि 154(1) उस समय का, जो आज का 173 है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और शैल शब्द का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। मैंडेटरी है कि आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और इसका कोई उपचार नहीं है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। और आपको वो एफआईआर जो लिखनी है वो उन्हीं शब्दों में लिखनी पड़ेगी जिन शब्दों में याची आपके पास लेकर आया है, जिन शब्दों में एप्लीकेंट या इन्फॉर्मेंट आपको लेकर आया। इन्फॉर्मेंट ने अगर गलत भाषा का इस्तेमाल किया है तो वो गलत भाषा भी लिखनी चाहिए। उसने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी इस्तेमाल किया वैसी एफआईआर आपको लिखनी है। ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने 5 अपवाद उसके किए थे। यह कहा था कि इन 5 मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। बाकी सभी मामलों में आपको सीधी एफआईआर दर्ज करनी है। मैट्रिमोनियल मामला है, परिवार की पत्नी आ गई, पति आ गया, झगड़ा मुकदमा, परिवार वाले आ गए, मैं लिखवानी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप पहले देख कर आओ वाकई में कुछ हुआ है कि नहीं आया। कॉमर्शियल ऑफेंसेस हैं, उन्होंने कहा इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, उन्होंने दिए नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उन्होंने कहा पहले पता करिए। मेडिकल नेग्लिजेंस में उन्होंने कहा डॉक्टर ने मार दिया, कोई मर गया तो कह रहा डॉक्टर मार दिया। करप्शन के मामले हैं तो करप्शन का मामले में पहले से इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ऐसा बहुत दिनों बाद कोई मुकदमा लिखवाने आया है तो भी पहले पता करके आओ वाकई में क्या। ये 5 अपवाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दिए थे ललिता कुमारी के केस में। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था कि भाई आपको मुकदमा लिखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और ये स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रिक्ट रूल के तहत आपको एफआईआर दर्ज करके, अब इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि एफआईआर दर्ज कर दी, नकली फर्जी हो गई तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। यहां से लेके मैजिस्ट्रेट तक उसको लगाना पड़ेगा और लंबी प्रक्रिया पालन करना पड़ता है। पुलिस कम है, अपराध ज्यादा है, तो क्या करें। अब ऐसे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब बीएनएसएस आया तो बीएनएसएस में 173 सब क्लॉज 3 173(3) में एक प्रावधान रख दिया गया नई संहिता में। नई संहिता में सरकार ने यह प्रावधान रखा कि अगर 3 साल से 7 साल तक की सजा के मामले हैं, मतलब 3 to 7 years पनिशमेंट के मामले हैं, उनमें सीधी एफआईआर नहीं होगी। ऐसे मामलों को पहले वो जो थाना है, थाना जाकर ये पता करे या पुलिस जाकर पता करे वाकई में कुछ हुआ है। अगर कुछ हुआ हो तो ही एफआईआर दर्ज करें, अन्यथा क्लोजर रिपोर्ट लगा दें, अन्यथा उसको वहीं बंद कर दें। ये बात 173(3) में इस समय बीएनएसएस में है कि मिसयूज ना होने पाए। अब इस बात को लेकर हम सब जानते हैं कि सरकार ने जब आधुनिक तरीके से नई संहिताएं, ये तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज बनाए थे, तो उस समय एक बड़ी लॉबी सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये कहा था कि ये नए कानून क्या ज़रूरत थी, क्यों बना दिए, पुराने वाले अच्छे थे, उनमें संशोधन हो जाता और बहुत सारी चीज़ें, और नए सिरे से सब गलत हो जाएगा, ये सब गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सरकार का डोमेन बनता है, नए कानून उन्होंने बनाए हैं, हमको उसका पालन करना है। लेकिन इन नए कानूनों को वो लॉबी लगातार चैलेंज करती। 173(3) को फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि साहब 5 जजेस की ललिता कुमारी की बेंच का जो जजमेंट है वो इसमें गलत हो गया है, ये वो उसको चैलेंज कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ललिता कुमारी पहले 2013 में आया और बीएनएसएस 2023 में आई, तो कौन सा प्रिवेल करेगा। तो कानून का सीधा फंडामेंटल है कि जो बाद में आया वो प्रिवेल करेगा। लेजिस्लेशन ने अगर बाद में बनाया तो वो प्रिवेल करेगा, और अगर कोर्ट ने बाद में जजमेंट दिया तो वो प्रिवेल करेगा। अब चूंकि 2023 में बीएनएसएस आया, इसलिए ललिता कुमारी के ऊपर 3 से 7 साल वाली सजा को हावी हो जाएगा। तो लोगों ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ललिता कुमारी का जो जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है। एक बात ध्यान रखिए, पूरे देश में ललिता कुमारी जजमेंट को कोड करके एफआईआर होती हैं आज भी। पुलिस जब मना कर देती है कि एफआईआर नहीं करेंगे, घटना नहीं हुई, तो कोर्ट आदेश करता है ललिता कुमारी का जजमेंट लगाकर कि ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपके पास एफआईआर आई तो आपको दर्ज करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि आप इसको दर्ज करें, चाहे वो गलत हो, सही हो, जो हो वो आप अपना देखना और उस पर एफआईआर लगा देना।
इससे पहले मुझे याद है 2013-14 की ही प्रोसीडिंग थी, ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा की अदालत थी, मैं उसी अदालत में था उस दिन, जिस दिन उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, पहले तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी चाहिए, अगर वाकई में ऑफेंस हुआ हो तो ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, नहीं तो क्लोजर रिपोर्ट वो उसका एक मेमो बनना चाहिए, भले एफआईआर दर्ज न करो, मेमो बनना चाहिए, और मेमो के आधार पर उस पर अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्लोजर रिपोर्ट लगाई जानी चाहिए। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है कि भाई हम किस कारण से क्लोज करते हैं, और फिर जो एप्लीकेंट है उसको इसकी कॉपी दी जानी चाहिए। लेकिन वो चूंकि 2 जजेस की बेंच का जजमेंट था, ललिता कुमारी 5 जजेस की बेंच का जजमेंट था, इसलिए ललिता कुमारी सदैव प्रिवेल करता रहा। अब बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया तो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस बागची की अदालत में पड़ा। उनसे कहा गया कि साहब ये तो ललिता कुमारी को कॉन्ट्रावेन करता है, इसलिए बीएनएसएस का ये प्रावधान 173(3) ललिता कुमारी के कॉन्ट्रावेंशन होने की वजह से अवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ललिता कुमारी का जजमेंट जब आया उसके बाद आज पिछले 10-12 साल में इसका बहुत मिसयूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई अपराध नहीं हुआ है फिर भी चूंकि लिख दिया गया, और चूंकि एफआईआर किसी ने बड़े तगड़े से लिखी थी इसलिए वो कॉग्निजेबल दिख रहा था। कॉग्निजेबल दिखने की वजह से वो धाराएं भी लगी थी, जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया था उन धाराओं के तहत अरेस्ट करना आवश्यक था। भले ही घटना हुई हो या ना हुई हो, अरेस्ट करिए, पुलिस के पास, कोर्ट के पास ले जाइए, कोर्ट उसको बेल देती है। फिर उस व्यक्ति को जिसने, जो घटना हुई ही नहीं है या जो घटना छोटी हुई है, उसको बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है, ऐसी परिस्थिति में ये सब गड़बड़ करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि देखिए इसका मिसयूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए ललिता कुमारी का जजमेंट, एफआईआर तो लिखनी चाहिए, हम मानते हैं ललिता कुमारी का जजमेंट वैलिड है, हम ये भी मानते हैं ललिता कुमारी के जजमेंट में ये सब कुछ जो कहा गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो लिखना चाहिए। बट इससे पहले क्या वेरीफाई नहीं किया जाना चाहिए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर वेरीफाई होने के बाद लिखा जाए तो मुझे याद आता है कि ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा ने जो जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेमो तैयार होना चाहिए, वो एफआईआर भले ही दर्ज ना हो, मेमो तैयार होना चाहिए, उस मेमो के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट लगनी चाहिए, और क्लोजर रिपोर्ट उसको जो एप्लीकेंट आया है उसको दी जानी चाहिए, ताकि एफआईआर का जो बड़ा प्रोसीजर है कानूनी, वो प्रोसीजर फॉलो ना करना पड़े। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो तो ही एफआईआर दर्ज करी जाए। और जो क्लोजर रिपोर्ट है वो चैलेंजेबल है, अगर आपको लगता है तो वो कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। कोर्ट को अगर लगता है क्लोजर रिपोर्ट एफआईआर में कुछ एविडेंसेस हैं तो फिर कोर्ट खुद ही ऑर्डर कर दे, अन्यथा कम से कम लंबी प्रोसीडिंग से बच जाया जाएगा। मैं समझता हूं मोर देन 50% केसेस आजकल हमारे यहां वकील लोग लिख देते हैं, जो कानून के जानकार हैं वो लिखते हैं, और बड़ी हैवी एफआईआर लिख देते हैं। हैवी एफआईआर इसलिए कि गिरफ्तारी हो ही जाए, जमानत हो ना पाए। ये हमारे यहाँ चूंकि पढ़ा लिखा समाज बढ़ गया है, देश में कानून की जानकारी बढ़ गई है, कानून जानने वाले बढ़ गए हैं, इसलिए वो इस तरह का लिख देते हैं, जिसकी वजह से असुविधा सबको होती है, लेकिन सबके फंडामेंटल राइट होते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको रिव्यू करेंगे, और अगली डेट डालते हुए कहा कि इसका मिसयूज हुआ है, कोई शक नहीं है, और इसमें इसका जो ललिता कुमारी है वो प्रिवेल भी करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी इनमें बरती जानी चाहिए ताकि निर्दोष के खिलाफ कोई एफआईआर ना हो जाए, और पुलिस के पास ओवरबर्डन ना आ जाए, पुलिस कहीं ऐसा ना हो फर्जी केसेस में ही फंसी रहे, इससे जो जेन्युइन केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस कहीं पीछे चले जाएं, या उसमें समय उसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ज़्यादा ना दे पाए। ये बातें भी हमको तय करनी है, इसलिए इसको एक बार रिव्यू करते हैं, अगली तारीख डालते हैं, फिर अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करेंगे। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपना वक्तव्य रखा, ललिता कुमारी का मिसयूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे केसेस आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ललिता कुमारी के जजमेंट में जो 5 एक्सेप्शन के अलावा अगर कोई नया प्रोसीजर, जैसे ऑनरेबल जस्टिस आर एम लोढ़ा और ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा की अदालत ने कर दिया था एक ऑर्डर, 2 जजेस की बेंच का भली था, उसको अगर इसमें अटैच कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि हम सही से इंसाफ करने में सफल होंगे और फ्रिवलेस केसेस से बचेंगे, और पुलिस का बर्डन और कोर्ट का बर्डन भी थोड़ा कम होगा। वैसे ही कोर्ट इस समय पूरी कोशिश कर रही कि कोर्ट का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। मैं समझता हूं कि सही से इसकी सुनवाई हो तो एक नई मैकेनिज्म इसमें निकल कर आएगी। सावधान रहिएगा, ललिता कुमारी का जजमेंट मॉडिफाई हो सकता है, और मुझे लगता है 100% मॉडिफाई होगा। जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ने उस पर कटाक्ष किया था, उसके अनुसार लगता है कि ललिता कुमारी का जजमेंट अब मॉडिफाई होने वाला है, और संभव है कि 7 जजेस की बेंच इसमें बिठाई जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।